दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी फेज 8 का जो 9 नवंबर का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि जीके के कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2020 में बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके सुनील जोशी। और वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली, और बीसीसीआई के जो सचिव हैं वर्तमान में वो हैं जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये दोनों लोग अक्टूबर 2019 में अपना पद ग्रहण किए थे, और उनका जो कार्यकाल है, वैसे तो ये जुलाई में इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, और जब तक नया अध्यक्ष और सचिव नहीं चुना जाता ये लोग अपने पद पर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था सुनील जोशी। एक और क्वेश्चन करंट का आपसे पूछा गया था, सुश्री ग्लोरिया अरिएरा जिन्हें वर्ष 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, वह किस देश से संबंधित हैं। तो यह संबंधित हैं ब्राज़ील से। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा में अविस्मरणीय योगदान के लिए वर्ष 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और इन पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा जनवरी 2020 में की गई थी। तो ये जनवरी के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और इन पुरस्कारों का जो वितरण है वो राष्ट्रपति भवन में किया जाता है एक समारोह के दौरान, और इस समारोह का आयोजन किया जाता है आपका मार्च से अप्रैल के बीच में। और आपसे 2018 का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 2018 का मैन बुकर प्राइज जीतने वाली पुस्तक मिल्कमैन के लेखक कौन हैं। तो बेसिकली ये एक लेखिका हैं, एन्ना बर्न नाम है इनका। इन्होंने 2018 का जो मैन बुकर प्राइज था वो जीता था। और 2019 का किसने जीता है। तो 2019 का जीता है दो लोगों ने मिलकर, मार्गरेट एडवर्ड और बर्नार्डिन एवरस्टो ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गर्ल वोमेन एंड अदर। तो हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए, इसको भी आप ध्यान रखिए। और करण से एक क्वेश्चन पूछा था आपका, मिस इंडिया डेफ 2019 कौन बनी है। तो ये बनी है विदिशा बाल्यान। देखिए, जो डेफ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता। तो जो विदिशा बाल्यान है वो ऐसे कैटेगरी में मिस इंडिया हैं जो लोग सुन नहीं सकते। और जो विदिशा बाल्यान हैं एक बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर भी हैं, लॉन टेनिस खेलती हैं ये। और इसी तरीके का एक और कंटेस्ट 2019 में हुआ था वर्ल्ड लेवल का। उस कंटेस्ट का नाम था मिस एंड मिस्टर डीफ वर्ल्ड कंटेस्ट। उसमें जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली थी वो यही थी विदिशा बाल्यान। और कुछ क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से पूछे गए थे, जैसे चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो ये चंदौली राष्ट्रीय पार्क है जो वो महाराष्ट्र में स्थित है। चंदौली से आप कंफ्यूज मत होइए, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश तो आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया था। चंदौली में एक आपका राष्ट्रीय अभयारण्य जरूर है, उसका नाम है चंद्रप्रभा अभयारण्य, जबकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो महाराष्ट्र होगा। ज्योग्राफी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ITCZ क्षेत्र में प्रेशर होता है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना था कि मतलब इसमें प्रेशर कैसा होता है। तो ITCZ का जो क्षेत्र होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि इक्वेटर के आसपास दोनों तरफ, जहां पर प्रेशर काफ़ी लो होता है। तो इसका राइट आंसर था लो प्रेशर। आपको और भी अन्य ऑप्शन दिए थे, जैसे कि जीरो प्रेशर होता है, सब जीरो होता है, हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर। तो उसमें से जो सही आंसर था वो था आपका लो प्रेशर होता है यहाँ पर। ITCZ के क्षेत्र को कभी कभी डोल्ड्रम के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन इसको ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि जो ITCZ होता है वो डोल्ड्रम के ऊपर नीचे भी खिसकता रहता है। कभी यह ऊपर पहुंच जाता है भूमध्य रेखा के, कभी यह नीचे आ जाता है। इसी के कारण आपका जो मानसून होता है वो भारत में आता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का ताप सर्वाधिक है। तो किस ग्रह का ताप सर्वाधिक होता है, वो है आपका शुक्र ग्रह का ताप है वो सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस की अधिकता है जो यहाँ पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न कर देती है। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक दाब और बहुत अधिक ताप होता है, क्योंकि CO2 गैस है वो कभी भी ऊष्मा को अपने से बाहर नहीं निकलने देती है। और CO2 गैस के इफेक्ट के कारण आप देखते होंगे जो अपने यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो धरती की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है। और CO2 जैसे जैसे बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। तो CO2 के कारण ही शुक्र का जो तापमान है वो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है, जबकि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध। बुध से भी ज़्यादा इसका तापमान है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, पांडिचेरी में जिलों की संख्या कितनी है। तो पांडिचेरी में आपके 4 जिले हैं, और ये चारों जिलों की खासियत ऐसी है कि इन चारों जिलों की जो सीमा है वो आपस में टच नहीं करती है। क्योंकि देखिए पहले क्या था, जब भारत आज़ाद नहीं था तो फ्रेंच लोग आए,
उन्हें जहाँ मिला वहीं वो कब्जा करते चले गए और अपना किले बनाते चले गए। बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो हम लोगों ने फ्रेंच को भगा दिया और उनके जो भी किले थे उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। तो ये बेसिकली 4 जगह पर हैं आपकी। तमिलनाडु में 2 आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी। तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं? पुद्दुचेरी और कराईकल। केरल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है इसकी माहे नाम से, और आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है यणम। तो एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके 4 जिले हैं और चारों आपस में नहीं मिलते, वो कौन सी है? पौंडीचेरी। और क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से रिलेटेड एक, जम्मू कश्मीर का कौन सा मंदिर भगवान राम से संबंधित है? तो कौन सा मंदिर है जम्मू में? यह है आपका रघुनाथ मंदिर। और साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेपीज नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी मध्य कर्ण में, और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? तो कौन सा जीव है? वो है आपका केकड़ा। और भी ऑप्शन दिए थे आपके, जैसे कि दिया था सीप दिया था एक, और एक जेलीफिश दिया था। तो वो सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। केवल कौन सा ऑप्शन सही है? वो है आपका केकड़ा। क्योंकि जो आपके आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं, जैसे कि तिलचट्टा हो गया, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, इन सब में आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, अमोनिया का आणविक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का तो ये बहुत सिंपल है, NH3 होता है। और हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और मुगलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो सबको पता है किस शहर में हुई थी, ये रंगून भेज दिए गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति के जुर्म में इनको सजा दी गई थी, रंगून में इनको निर्वासित कर दिया गया था और अंत में वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और पॉलिटी से कोई खास क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को पॉलिटी का मान सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका सारनाथ से। सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, वहीं से आपका राष्ट्रीय चिन्ह है जो भारत का, वो लिया गया है। तो जीके के इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए। अगर आपने 3rd शिफ्ट में पेपर दिया है और आपको और भी क्वेश्चन याद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनको भेज सकते हैं। हम उनका सही आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में इनको पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं उनका सही आंसर। अब बात कर लेते हैं और किस किस सेक्शन में पेपर कैसा था। तो जो आपका क्वांट का सेक्शन था वो आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का था, होगा भी, क्योंकि ये जो पेपर था 3rd शिफ्ट का वो आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। तो इसमें क्वांट था वो CGL लेवल का पूछा गया था, CGL मेंस लेवल का। इसमें आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, परसेंटेज के क्वेश्चन थे, और एक DI आई थी, उसमें भी परसेंटेज मिक्स था, और अलजेब्रा के भी क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसका जो क्वांट का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। अब ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वेरी कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए जो CGL लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये ज़्यादा टफ नहीं होगा, फिर भी ये पार्ट काफ़ी कैलकुलेटिव था। और इंग्लिश का जो पोर्शन था वो उतना ज़्यादा तो टफ नहीं पूछा गया था, क्योंकि इसमें जो आपके सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए थे वो भी आपकी सिंपल पूछे गए थे। जैसे कि आपसे पूछा गया था स्पेंडथ्रिफ्ट का सिनोनिम क्या होता है, घास्टली का एंटोनिम पूछा गया था, फ्रूगल का एंटोनिम पूछा गया था, और एक्टिव पैसिव पूछे गए थे आपके, और एक पैसेज आया था माल न्यूट्रिशन पे, उससे आपको आंसर ढूंढकर क्वेश्चन के आंसर देना था। और लगभग हर पेपर में जो SSC के इंग्लिश का पैटर्न होता है वही इसमें भी फॉलो किया गया था। और बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी टाइम टेकिंग थी, मतलब मॉडरेट थी। और बात करें अगर ओवरऑल पेपर की, तो GS का जो पोर्शन है उसके सिंपल तो नहीं कहा जा सकता, आप उसको मॉडरेट लेवल का मानिए, क्योंकि कौन याद रखता है कि BCCI का चीफ सिलेक्टर कौन है? सब लोग अध्यक्ष को याद रखते हैं और बाकी भूल जाते हैं। और भी इसी तरीके आप 2018 का देख लीजिए, मैन बुकर पुरस्कार पूछा गया, और पद्मश्री पुरस्कारों में भी विदेशियों को कौन याद रखेगा? तो इस तरीके से करंट अफेयर्स आपका टफ हो गया। और भी आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी टफ पूछे गए थे, जैसे कि चंदौली नेशनल पार्क, इतना कौन याद रखता है? कुल मिला के पेपर का जो लेवल था वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे किसी को GS सिंपल लगी होगी, किसी को टफ लगी होगी। जो SSC CGL की तैयारी कर रहा है उसको मैथ सिंपल लगा होगा, बाकी लोगों को तो ये टफ ही लगा होगा, क्योंकि उसमें सच में क्वेश्चन जो थे वो CGL लेवल के ही पूछे गए थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें गुड अटैम्प्ट की, तो इसमें गुड अटैम्प्ट तो नहीं कहा जा सकता कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही पेपर से आपका सिलेक्शन तय होना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पेपर दे दिया, आपका सेकंड पेपर भी हो तो फर्स्ट पेपर में इतना हो तो आप सेकंड पेपर में एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एक ही पेपर से आपको सिलेक्शन देना है डायरेक्ट, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कितना हम अटैम्प्ट करें कि इतनी कम पोस्ट होने के बावजूद हम सीधा सिलेक्ट हो जाएं? तो इसका आंसर देना तो थोड़ा टफ है, फिर भी एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि पक्का सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम 80+ तो अटैम्प्ट करने ही चाहिए थे। बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो 70 ही अटैम्प्ट किए हैं, तो आप बताइए 70 में आप सिलेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 70 में से आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी तो होंगे,
मान लीजिए आपका पैसेज आया है माल न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें से भी तो आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो ऐसी धोखेबाज होती है, वो डायरेक्ट आंसर की में ही पता चलता है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत था या सही था। और जो मैथ है वो भी तो असर डालेगा, क्योंकि इस पेपर में सीजीएल की तैयारी करने वाले भी तो बैठते हैं। कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि ये जो पेपर का लेवल था वो पता ही नहीं चला 1 घंटा कब निकल गया। 1 घंटा जैसे 20 मिनट की तरह निकला। इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था रीजनिंग में और मैथ में कि आप 70 क्वेश्चन करके ये कह ही नहीं सकते कि हमने 70 टोटल सही किए हैं। उसमें से आपके 8-10 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, और 70 में से 8-10 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है टोटल स्कोर आपका बन रहा है केवल 57 क्वेश्चंस का। तो आप 57 क्वेश्चन में सिलेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हाँ, मान लीजिए अगर आपने 80+ क्वेश्चन किए हैं तो इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं, तो आपका 67 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा अनुमान था, ये कितना गलत है कितना सही ये तो आंसर की से ही पता चलेगा। फिलहाल पोस्ट की कमी और ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आप 80+ करते तो आप सिलेक्शन शायद पा लेते। चलिए, ये तो बात हुई आज के शिफ्ट के पेपर की। अगर आपका पेपर कल की शिफ्ट में है और आप एग्जाम से पहले सिंपल क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा टॉप 500 जीके जीएस के क्वेश्चंस का, जिसमें मैंने एसएससी के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी लगभग हर एग्जाम में रिपीट करता है, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, तो आपको वो सारे 500 क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देखकर रिवीजन करके अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बूस्ट कर सकते हैं। और आपकी जो शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो भी हमें ज़रूर भेजिए। उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कल की जो सारी शिफ्ट हैं उसका भी एक कंबाइंड वीडियो मैं आपको कल शाम तक दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 MCQ की श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, सारे जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन के थ्रू कवर करता हूं। तो आप चाहें इसका भी लाभ ले सकते हैं। आप इस सीरीज को देखेंगे तो आप अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी तैयारी का लेवल है, उसमें खुद ही इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो आप चाहें तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, जिससे आने वाली शिफ्ट का जो एग्जाम का एनालिसिस है वो भी आप तक पहुंच सके। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।